अच्छा जी, नहीं नहीं अच्छा, अब आप हजरात ये ज़रा देखें। इफ़ यू वांट टू टेक पिक्चर, सो डेट इज़ वर्किंग वन, देर वॉज नो वर्किंग टू ऑफ अदर इनकम। मेरे ख्याल से वर्किंग 1 2 3 4 की पिक्चर तैयार है। इफ़ एनी वन वॉन्ट टू टेक इट, आई एम हेयर टू गिव इट। अच्छा, 1 2 3 4 इज़ डन। हाइब्रिड में जाना नहीं, थोड़ा हिम्मत कर लें और बैठना है। थोड़ा सा कम से कम सवाल पढ़ लें एक दफ़ा, जाए मत। जी, सवाल पूरा करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। करवाओ तो मसला, ना करवाओ तो मसला, हम कहाँ जाएं। अच्छा जी, बस सवाल पढ़ लें एक दफ़ा, फिर उसके बाद चले जाएं। टीटीएल का क्या? चलें, अब इसने जाना है, उसने जाना है, हम क्या कर सकते हैं। बस कर देना आप, ये बस लैपटॉप देने की कसर रहेगी आपको, इतनी तस्वीरें खींचनी होती हैं। यार वो भाई अब्दुल्ला को बुलाएं जरा। हाँ जी, अगर क्या डेफर टैक्स एसेट का अगर अकाउंट बने तो उसका कैरी डाउन जो है वो नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? इंटीग्रेटेड टॉपिक्स किधर है? किधर है? इधर किधर है? नज़र आया था भाई? वो देखो, अगर ऑडिट की क्लास ख़त्म होने वाली है तो बच्चों को बुला लो। और अगर वैसे तो मुझे लगता है 4 5 ही बैठे होंगे, बाकी इधर ही आ गए थे। मैंने कुर्बानी कर दी थी ऑडिट की, पता नहीं क्यों। इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के दरमियान में, और ये तो मैं घर से निकाल के लाया हूँ। पेज 732। सेफगार्ड लिमिटेड is listed on Pakistan Stock Exchange and registered office is in Lahore. ये वो लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस आ रहा है। लीगल स्टेटस है इसका लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोलिएस्टर एंड सोडा ऐश करी है। लीगल स्टेटस भी आ गया और नेचर ऑफ बिजनेस भी आ गया। लीगल स्टेटस भी आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस भी आ गया। और प्रोडक्शन प्लांट के शहर भी आ गए। और प्रोडक्शन प्लांट के शहर भी आ गए, लोकेटेड इन लाहौर एंड कराची। तो फॉलोइंग इज एसेस ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बड़ा मजे का सवाल है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व्स आ रहे हैं। रिजर्व्स कैपिटल भी होंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स भी होंगे, पता नहीं कौन कौन से होंगे। अगर कैपिटल रिजर्व्स हुए तो शेयर प्रीमियम भी होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी होगा। और अगर रेवेन्यू रिजर्व्स हुए तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकता है, जनरल रिजर्व्स भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, पीपी आ रहा है, लोन टू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, लोन टू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहा है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं, और स्टॉक आ रहा है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इधर अटेंटिव रहें। अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 900 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आपको कौन सा डिस्क्लोजर लग रहा है वो बनवाने लगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 900 मिलियन शेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर 130 मिलियन शेयर्स। ऑथराइज बार्ड में जाएं, आप मुझे इशूड बताएं कितने शेयर्स हैं। 500 मिलियन। 5000 का क्या मतलब होता है? 500। ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 900 मिलियन शेयर, इसको छोड़ें। 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। मैंने आपको एंट्री का एक तरीका बताया था। शेयर्स वर इशूड, शेयर कैपिटल क्रेडिट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट। बिस्मिल्लाह। चलिए, 130 मिलियन किसके अगेंस्ट है बोले? अच्छा जी, जनरल एंट्री
बिल्डिंग डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा जी, कितने शेयर्स? फेस वैल्यू, प्रीमियम, ये एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री हो चुकी है। मैंने आपको कहा था शेयर कैपिटल का बैलेंस सिर्फ जाता है नोट में, शेयर प्रीमियम का नहीं जाता। अच्छा, 500 में से 130 की ये एंट्री हो गई। बाकी रिमेनिंग शेयर वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन at face value, remaining share were issued at face value and is paid in कितने शेयर्स? जी बोलें, जी बोलें जरा। एट पार लिखा हुआ है, ये एंट्रीज हो चुकी हैं। ये डिस्क्लोजर के सवाल में एंट्रीज करवानी नहीं होती, ये हो चुकी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, रिजर्व्स इंक्लूड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपीई ऑफ 190। रिजर्व्स इंक्लूड कितना? 190। और कुछ रिजर्व्स में? यही तो आई कैप की ब्यूटी है, शेयर प्रीमियम भी तो पड़ा होगा रिजर्व्स में 650 का। रिजर्व मैं नोट में तो नहीं लेके जाऊंगा शेयर कैपिटल के, बट रिजर्व्स इंक्लूड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। कल की क्लास ली थी परसों की, रिजर्व इंक्लूड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अ कैपिटल रिजर्व। एक उसने बता दिया रिजर्व में क्या पड़ा हुआ है, एक उसने ऊपर वाली एंट्री में बता दिया था, तो रिजर्व्स भी तो पड़े हो। अच्छा ये देखें ना, एक मजे की बात, ये 3700 जमा 1300, ये तो 5000 आपने पूरा कर दिया, तो बाकी 650 किधर है? रिजर्व्स में पड़े। सर आपको कैसे पता चला? शेयर वर इश्यूड एट प्रीमियम, तो रिजर्व्स इंक्लूड शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व। अब जो डाटा अवेलेबल है सवाल में वो है, अब क्या करूं मैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस इसमें पड़ा है, और शेयर प्रीमियम पड़ा है कितना? शेयर प्रीमियम 650, बाकी रिटेन्ड अर्निंग होंगी, बाकी रिटेन्ड अर्निंग होगी, मुझे टेंशन नहीं उसकी, मैं कर लूंगा, जब सवाल शुरू करूंगा बाकी कर लूंगा। तो इसमें 650 शेयर प्रीमियम हो गया, और एक ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का सवाल था, इस इधर उधर की चीजें उधर उधर डाल के तो सवाल बना दिया। प्रीमियम वही पड़ा है, इसलिए कि बाकी शेयर एट पार इश्यू में है, वेल डन, इसलिए सवाल ने लिखा है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता वो, सिर्फ प्रीमियम वही वाला है। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यार कितनी तरतीब से चल रहा है, पहले शेयर कैपिटल उधर लिखा फिर रिजर्व्स लिखा, फिर बताया उसने, बड़े प्रोफेशनल सवाल आ रहे हैं आजकल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कंप्राइज ऑफ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 1100, जिसमें से 250 करंट है, एक साल के अंदर अंदर पे हो जाने। अच्छा, एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ 300, कंप्राइज का मतलब होता है बस यही दो चीजें पड़ी हैं। तो अब मेरे पास ऊपर जगह खत्म हो गई है, मेरे पास ऊपर जगह खत्म हो गई है, तो मैं 1440 को नीचे उतार के इसमें 1100 पड़ा हुआ है और 340 पड़ा हुआ है, तो बस इसको करंट नॉन करंट में अलग अलग शो कर देंगे। और लोन फ्रॉम बैंक आ रहा है 1100, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं फ्रॉम डीलर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। ये बैलेंस शीट के फेस पे दोनों चीजें अलग अलग शो कर देंगे,
लेकिन डीलर से रखे हैं, बैंक में रखे हैं डीलर से लेके, या आपने जो है वो उनको बैंक में रखने की बजाय अपने बिजनेस में यूज कर लिया है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। लेकिन बैलेंस शीट के फेस पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं मैं शो करूंगा, लोन फ्रॉम बैंक अलग शो कर दूंगा और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अलग शो कर दूंगा, और इसमें से 250 निकाल के कहां ले जाऊंगा, करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूड अनपेड डिविडेंड ऑफ 18 मिलियन, निकाल दूंगा यहां से, निकाल दूंगा यहां से कितना, और अलग से शो कर दूंगा नई लाइन में। सॉरी मैंने भी जानबूझ के निकाल लिया, निकल नहीं रही थी। तो क्या अलग शो कर दूंगा, अनपेड डिविडेंड, क्योंकि आपको पता है अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अलग से नजर आते हैं बैलेंस शीट के फेस पर। नहीं मजा नहीं आया। अच्छा, लोन टू एम्प्लॉइज, लोन टू, आज वाली क्लास लोन टू एम्प्लॉइज, असल में इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर, कितना 140। 140 लोन किसको है, इसमें पर्पस बताना होगा रिकॉन्सिलिएशन, बाकी किसको होगा, एम्प्लॉइज को, एज पर एचआर पॉलिसी होगा, बाकी की टेंशन नहीं, बाकी का डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं। बस की पर्सन एम्प्लॉइज में अगर कोई होगा तो वो बताएगा, की पर्सन होगा तो बताएगा। ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड फाइनेंसिंग फॉर 10 years एज पर कंपनीज पॉलिसी। ये जितने लोन हैं कंपनी पॉलिसी के मुताबिक हैं और 10 साल के लिए दिए गए हैं। 30% ऑफ दीज, अच्छा डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ ₹1। ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड, ये सिर्फ डायरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं और किसी के बारे में नहीं बता रहा, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक है। 30% अमाउंट इस साल दी गई है और रीपेमेंट इसकी शुरू होगी अगले साल इंशाल्लाह। रिकॉन्सिलेशन बड़ी आराम से बन जानी है। 30% लोन इस साल दिया तो 70% को हम ओपनिंग में ले लेंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा 140 क्लोजिंग आ जाएगा, उसमें से 30% इस साल मिला, बाकी का मिला होगा पिछले साल। सर आपको कैसे पता चला 140 क्लोजिंग है? ओ भाईजान बैलेंस शीट क्लोजिंग दी हुई है और 330 में 140 का पड़ा हुआ है कैरी डाउन, इस कैरी डाउन में से 30% जो है वो इस साल मिला है, बाकी ओपनिंग मिला होगा। अब क्या करूं, हंसना नहीं आता तो इसी तरह हंसना पड़ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड, चपेड़ नहीं पढ़ा नहीं हुआ, कैश पॉजिटिव चाहिए चीज है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी टाइप चीज है, कितना 265। तो इसका मतलब है कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक मिनट मुझे कुछ इस तरह का कहानी लग रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट नेट है, नेट ऑफ व्हाट, इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रॉस भी कोई होगा, कैश कितना, पड़ी हुई टाइप चीज है या नेगेटिव टाइप चीज है? अब आपको लग रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, दिस लायबिलिटी इज नेट ऑफ एन एसेट टू, इस एडजस्टमेंट को मैं इसलिए अजीब कहूंगा कि ये एसेट लायबिलिटीज नेट हुई हुई थी, ये पड़ी हुई चीजें नहीं थी बल्कि नेट हुई हुई थी कुछ नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 265, साइड बताएं लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट तक पहुंचते हुए कैश नेट हो चुका है, साइन कौन सा यूज करूं? अब कैश एसेट है और ये लाए तो नेट हो चुका है, मींस माइनस हो चुका होगा ना, फिर जमा तो नहीं हुआ, पड़ा तो नहीं हुआ। तो ओहो यार हम तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप लोग इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं, इस तरह कर लें, आप लोग लायबिलिटी को नेगेटिव लिख लें, लायबिलिटी को नेगेटिव लिख लें, वो तो कोई लायबिलिटी और एसेट नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता, ये तो अब उसने कुछ किया हुआ है, ये नेगेटिव है तो इस तक फिर पॉजिटिव हुआ हुआ है, अब ये फिर नेगेटिव हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। तो मैंने तो कहा है असल में मुझे ना बैलेंस शीट में दी लायबिलिटी हुई है, तो इस तक पहुंचते हुए एसेट नेट हो चुका है,
तो बाकी ये कौन सी लाइबिलिटी होगी? ग्रॉस बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ आई बात? बड़ी सादा सी बात थी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ इतना होगा। ओके। एसएल हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, छोड़े परे, ये तो IFRS 8 है। चलें जी, ये आज तक किसी क्लास में सवाल नहीं कराया था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं करा रहा हूँ। मतलब ये कि डिस्कस बस हो जाता था, करते फिर बच्चे खुद ही थे। चलें जी, डिस्क्लोजर के सवाल में मैंने कहा था पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर लें। अभी मैंने एक दूसरा सवाल किया था, उसमें मैंने पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया था, सारे लाइन आइटम्स के नाम नहीं लिखे थे। डिस्क्लोजर के सवाल में पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर लें। अच्छा, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12/20। अटेंटिव रहे, आपको पता नहीं चलना मगरिब की दानो जनी है। 7 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, इसमें एक वो भी है जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा है। अच्छा, एसेट्स नॉन करंट और करंट, इक्विटी एंड एक वो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के अर्श के साए तले होगा, जिससे लोग साया ढूंढ रहे होंगे। तो साथ वाले जवान को जरा मुतवज्जे कर दें। बूढ़ा हो गया, कुछ किताबों में लिखा है 30 साल, कुछ में लिखा है 40 साल तक जवानी है। बहरहाल अभी तो आप मेरे ख्याल से 30 साल वाले बॉर्डर से भी नीचे ही हैं। कैच इट, गिव टू मी। अच्छा जी, अब सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है बेशक वो लिखते रहें। शेयर कैपिटल, नहीं 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 भाईजान, फिगर्स तो मैंने नहीं कहा था लिखनी है, मैंने कहा पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लें और फॉर्मेट पूरा। शेयर कैपिटल, आगे क्या लिखूं? बताएं बताएं भाई। आज मैं आपको एक चीज की गुंजाइश दे रहा हूं, आज मैं आपको एक चीज की गुंजाइश दे रहा हूं। देखो यार, थोड़ा बहुत तो चलता है सवाल में, रिजर्व लिख दें, लेकिन एंड पे इस सारे अकाउंट को जीरो करके मैं काट दूंगा। एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा मेरे। अनएडजस्टेड फिगर्स मैं उठाऊंगा और एक एक एडजस्टमेंट पोस्ट कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं। रिजर्व्स की फिगर बैलेंस शीट में नहीं आती, इसकी जगह शेयर प्रीमियम आने और इवैल्यूएशन सरप्लस आने और रिटेन्ड अर्निंग्स आनी है। ये रिजर्व्स गलत है, मैं इन पे काट दूंगा, कोई मसला नहीं। खैर है, छिक के रखें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर इतनी ज्यादा चीजें आपने कर दी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में मुझे बता दें क्या क्या पड़ा हुआ है, सवाल ने बता दिया। रिजर्व मैंने आपके लिए ऐसी एक प्रैक्टिस के लिए बात लिख दी है, कोई लिख दें तो क्या करना है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नीचे आपको पता है क्या क्या है? लोन फ्रॉम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, और इनका करंट पोर्शन इधर आ जाएगा। आगे क्या है? ट्रेड एंड उसमें क्या पड़ा हुआ था? भूल भी गया तो जब वो एडजस्टमेंट आएगी याद आ जाएगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स। अच्छा, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें क्या पड़ा हुआ था? भूल भी गया तो नीचे आएंगे तो याद आ जाएगा। आगे आगे
भाई ये ना डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के ना लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन के नाम से फेस पे नज़र आते हैं। नोट में जाके डायरेक्टर और वो अलग अलग होता है, ये नोट में जाके अलग अलग होता है। भूल रहे तो मैं बता देता हूँ। ये ना ये मैं बताने लगा हूँ। ये बेहतर लफ्ज़ है लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, बेहतर लफ्ज़ है लॉन्ग टर्म लोन्स जो फेस पे नज़र आता है। ये देखें कि जो मैंने शो किया हुआ इधर, बेहतर लफ्ज़ है लॉन्ग टर्म लोन्स। फिर नीचे जाके, ये मैं नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, फिर नीचे जाके इसमें लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू एम्प्लॉयज़, लोन टू सब्सिडरीज वगैरह जो भी आएंगे वो ब्रेकअप में नीचे जाके आएंगे। इधर फेस पे लोन टू डायरेक्टर, लोन टू एम्प्लॉय अलग अलग शो नहीं होता। सही है? ओके। बाकी चीज़ें तो अल्लाह का शुक्र है हमारी फेस वाली अलग अलग है ना, अनपेड डिविडेंड, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, करंट पोर्शन। आगे बोले, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक मेरे ख्याल से सबसे ऊपर रखें, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, और बस सवाल में और कुछ भी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा प्लानिंग कर लें। नहीं बस 1 मिनट, फिर हम नोट करने का टाइम देता हूँ। कितने इंटीग्रेटेड टॉपिक्स, थोड़ा सा प्लानिंग कर लें किस किस का नोट बनाना है। अभी तक फेस से मुझे पता नहीं चला। शेयर कैपिटल का नोट बनाना है, एक शेयर कैपिटल का नोट हो गया। नहीं, इसमें आप लोन फ्रॉम बैंक और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फेस पे शो कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये फेस पे आ जाएंगे बैलेंस शीट के, इनको नोट बनाने की जरूरत नहीं है कि लोन फ्रॉम बैंक कितना है और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इतने हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फेस पे शो कर दें अलग से। अच्छा, इसके बाद ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में डिविडेंड, ये इसका नोट नहीं बनना। इसके बाद डायरेक्टर्स वाले का नोट बनना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का भी नोट नहीं बनना। तो बता दें किस किस का नोट बनना है। शेयर कैपिटल, सो हल्का सा भाई ऐसे डॉट लगाते रहेंगे अपने याद रखने के लिए। सॉरी वो वाला, हाँ ये वाला। और एक नोट 1 बनना है लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ, और एक नोट 4 बनना है डेट वुड बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो अब तरतीब में अगर मैं चलूं तो इसको नोट नंबर 2 दे देना चाहिए और इसको नोट नंबर 3 दे देना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं, जो मांगेगा तो दे दें वरना रहने दें। आप जी बताएं मैं क्या लिखूं यहां। ना 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 ना, कंपनी का नाम, ये मेरे ख्याल से आप दूसरा सफ़े आपके रजिस्टर का या तीसरा सफ़े, वो आपकी मर्जी है। सेफगार्ड लिमिटेड, नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड 31/12/20। नोट नंबर 1, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, company is on Pakistan and has office आगे, it is in manufacturing of, ये क्या होगी, नेचर ऑफ। अनलकीली बाकी जगहों पे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसका एरिया नहीं बताया, 10 कनाल है, 20 कनाल है, बस फिर इधर साथ ही लिख दें, वरना पीपी के नोट की दुम में ये जाना था। अब पीपी का नोट बनना कोई नहीं, तो यहीं लिख दें, यहीं साथ ही लिख दें। हाँ जी, जब सवाल में लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस दिया हो बस तब, और सवाल की रिक्वायरमेंट हो नोट बनाएं तो बनाना है। अगर लीगल स्टेटस नेचर ऑफ बिजनेस नहीं दिया हुआ तो ना बनाएं। पाकिस्तान लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ लीगल स्टेटस, इट डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग दिस एंड दिस।
और अगर सिंपल आए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल हमने किया था, शाहीन लिमिटेड हैज फॉलोइंग ट्रायल, तो फिर बना ही नहीं सकते लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस। तो किस चीज के डिस्क्लोजर देने हैं, ये बच्चों का एक सवाल रहता है हमेशा, लेकिन मैं तो कभी इसमें परेशान नहीं हुआ। पर जो सवाल में डाटा दिया है उसके डिस्क्लोजर बना देना। हाँ, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज हो सकती है, वो अभी तक उसने नहीं की, वो ये हो सकती है कि फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर में फिफ्थ के कुछ मिसिंग है, वो डाटा दे के इग्नोर करवा सकता है। अभी ये कंपनी लिस्टेड है, इसलिए इस पे फोर्थ शेड्यूल लगना है। फोर्थ शेड्यूल में तकरीबन सारे डिस्क्लोजर हैं। वो तो डिस्क्लोजर मिसिंग है, वो किस शेड्यूल में है? फिफ्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ तो मांगा ही नहीं, तो ऐसा सवाल जरूर आ सकता है कि फिफ्थ शेड्यूल के डिस्क्लोजर बनाएं। लेकिन अब हम क्यों फोर्थ के बना रहे हैं? कंपनी लिस्टेड है, इसलिए इस पे फोर्थ शेड्यूल लगता है, तो उसमें तो ज्यादा डिस्क्लोजर है। प्रोडक्शन प्लांट आर लोकेटेड इन, तो पॉलीएस्टर और सोडा भी अटका हुआ है। अच्छा जी, नाउ जी, शेयर कैपिटल कितना है? 5000। शेयर कैपिटल कितना है? अच्छा, ये नोट्स के सवालों में ना मैंने आपको सजेशन दी थी कि ये फिगर और एडजस्टमेंट साथ साथ चला सकते हैं नोट्स के सवालों में, उधर नहीं। जो एरर्स वाले सवाल हैं उसमें पहले अदर इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, एंड पे ट्रायल से उठाते हैं। इधर साथ साथ चलानी पड़ती है क्योंकि फिगर्स एक दूसरे से निकल रही होती हैं। यही पास पेपर क्वेश्चन 1 में किया था, तो इधर आप साथ साथ चलाएं चीजें, कोई मसला नहीं। शेयर कैपिटल बोंगी मार दी ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल की जगह नहीं छोड़ी, बोला था आपने, वेल डन। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल चलें भी छोड़ें। अच्छा, ये बोलें क्या है? 5000 नहीं 500 मिलियन, 500 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज अब साथ साथ ही चलाते रहें। नीचे आए, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 900 मिलियन, तो ये इधर फेस पे डाल दें 900 ऑफ रुपीज, लेकिन इसको डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर दें क्योंकि इसका टोटल में नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट। ये शेयर्स आ रहे हैं, ये उनकी डिटेल आ रही है, उसके लिए हमने नोट नंबर 3 रखा हुआ है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं यार। किसी कोई बंदा नोट 2 पहले बना देगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट लेने कि इसका नोट 2 क्यों रख दिया नाम, या इसका नोट 3 क्यों रख दिया। कोई मसला ही नहीं, कोई नोट्स में नंबरिंग जरूरी नहीं है कि नंबरिंग वही आई के वाली हो। बेहतर है पहले एसेट्स के आ जाए फिर लायबिलिटी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। नोट नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है, किन के लिए? लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। नोट नंबर 3 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्वांटिटी और रुपीज इन मिलियन, ठीक है। आप बताएं क्वांटिटी। ऑथराइज का यार मैं नहीं लिख रहा, मैंने कहा था आईकैप लिखता है, जब मैं नेस्ले में भी मैंने आपको दिखाया था उसने नहीं लिखा हुआ। ऑथराइज जब इधर आ गया तो अब बार बार हर जगह क्यों देने? वो खाली कभी शेयर कैपिटल का नोट आ जाए ना और बैलेंस शीट ना मांगी हो फिर दे दीजिएगा, अगर खाली कभी शेयर कैपिटल का नोट आ जाए। अच्छा, आप बताएं जी, 130 और 370, 130 ऑर्डिनरी ऑफ रुपीज issued against purchase of building, issued against purchase of building। 130 ज़रब 10 1300, क्वांटिटी इन मिलियन।
अच्छा, और ऑर्डिनरी शेयर्स issued against cash, 5,000, ये से मैच कर गया। और शेयर्स 500। थोड़ी सी आईके ने कंजूसी की हुई है, वो अंग्रेजी भी नीचे डालनी है, घर जाके डाल दीजिएगा। आईके अपने सोल्यूशन में नहीं डाली थी, इसलिए मैंने भी नहीं डाली हुई कि एवरी शेयर इज रैंक्ड इक्वली और फॉर वोटिंग राइट वाला, वो जो सारी बात है वो तो याद करनी है अंग्रेजी। तो नोट 3.1 लिख के जगह छोड़ दें, घर में 2-3 लाइनें लिख दीजिएगा उस सवाल से देख के। तो नोट 3.2 3.1, हाँ 3.1 और 2 ठीक है वो तो। अच्छा जी, हाँ अब जब मैंने इधर लिख दिया अगेंस्ट बिल्डिंग तो वो काफ़ी है, लेकिन अगर उस क्लास की तरह लिखूं अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो फिर नीचे नोट में जाके बताऊंगा कि अगेंस्ट बिल्डिंग है। ओके जी, रिजर्व्स कितने हैं भाई? बोले 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 2050। तो ये मैं कह रहा था आपको कि रिजर्व्स अगर आपके 2050 के हैं तो बेशक आप इधर लिख दें। अब इसमें से माइनस करें, इजी मार्क्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले 190 और यहां पे डाल दें रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना, और शेयर प्रीमियम 650 का स्टार डाल के कैलकुलेशन देनी पड़ेगी आपको पेपर में, या जनरल एंट्री कहीं रफ वर्किंग में करके वर्किंग का रेफरेंस देना पड़ेगा। 650 इज इट ऑल्सो अ रिजर्व? यस, इट इज कॉल्ड एज शेयर प्रीमियम। इट इज अ कैपिटल रिजर्व। माइनस जी, कहां लेके जाऊं, जल्दी बताएं। शेयर प्रीमियम 650 और जी बकाया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये रिजर्व ही बच जाएगा, ये तो बोंगी सी फिगर होगी। तो बकाया बचा कितना? अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग ही ना हो जी। और इन द एंड मैं कहा था इसको काट दीजिएगा पेपर में, क्या रिजर्व्स फेस पे जाता है या अलग अलग लाइन आइटम्स फेस पे जाते हैं? अलग अलग लाइन आइटम्स फेस पे जाते हैं। डन? अच्छा जी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 1100 नहीं, 1100 नहीं, 1100 माइनस 250 प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट अभी जो पिछले सवाल में की थी। 850 340 ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने आ रहे हैं जी? 1610 माइनस 18 जी, 1600 18 इधर डाल दूं? ओ हाँ 18 इधर डाल दें, 1592 डन। ये तो आसान थी ना जिसमें। आगे लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर्स। अच्छा हेडिंग यही लिखें जो वहां लिखी हुई है, लॉन्ग टर्म
लोन, लोन टू एंड लोन टू एम्प्लॉइज। इसमें करंट पोर्शन ही दिया कोई उसने। कितने हैं जी लोन टोटल? ये एसेट साइड पे आ रहे हैं ना, तो लोन रिसीवेबल टाइप है 330। इसमें से माइनस कर दें डायरेक्टर के 190। हाँ नहीं, करंट पोर्शन दिया होगा तो यहां लिखेंगे लेस करंट पोर्शन, फिर यहां आएगा लेस करंट पोर्शन, और वो फिर इधर फेस के ऊपर नजर आने लग जाएगा, यहां करंट पोर्शन माइनस होगा। रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 2 years, इसका मतलब है अब सारा ही नॉन करंट है। नहीं, अब वो तो आज खड़े होकर कह रहा है, वो उसने बताया नहीं कि, उसने ये नहीं बताया किन की बात कर रहे हो, तो सबकी बात फिर कर रहा होगा, उसने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। वो डिस्पर्स्ड इन द रीपेमेंट, उसने फुल स्टॉप अलग पूरा फिक्र एक डाला है, और हमारे साल वैसे भी कोई होती तो वो बता देता। अच्छा जी, अब मुझे बताएं नोट नंबर 2.1 रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग, डिसबर्स और क्लोजिंग। क्लोजिंग कितने हैं? डिसबर्स रीपेमेंट एक बार याद रखिएगा, जो ट्रायल में नजर आ रहे होते हैं ना या बैलेंस शीट में, वो क्लोजिंग होते हैं। क्लोजिंग है 140, 30% इस साल दिए तो बाकी फिर पहले के दिए होंगे। पर्पस, लोन टू डायरेक्टर, आर फॉर हाउसिंग, आर फॉर हाउस फाइनेंसिंग। लोन टू डायरेक्टर्स आर फॉर हाउस फाइनेंसिंग for 10 years as per company policy and interest free। पूरी बात लिख दीजिएगा। ओके मसला। अच्छा जी, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये लोन्स कहाँ से एकदम शुरू हो गए थे? लोन किसने बोला था? अच्छा, एडजस्टमेंट आ गई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कौन कौन सा रह गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट 265 है, इसकी नीचे एडजस्टमेंट आ रही है। पीपी जल्दी बताएं। इसका नोट नहीं बन सकता ना, पास और क्वेश्चन 1 की तरह, डाटा अवेलेबल नहीं है। लोन टू एम्प्लॉयज हो गया। ट्रेड एंड अदर, शुक्र है इसमें कुछ छापा नहीं है। स्टॉक, यार इसमें सर पर मार के आधे नंबर तो लिए जा सकते थे सवाल में। पर टाइम पे IFRS 8 में अभी कराता हूँ शुरू। और आखिरी बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई ये इसी तरह की वर्किंग बनाए, वरना आपको समझ नहीं आएगी। मैंने जिस तरह सोल्यूशन में किया हुआ उस तरह समझ नहीं आएगी आपको। ये इसी तरह की वर्किंग बनाए। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश में कितना ले जाऊं और ओवरऑल 295 तो टोटल्स कर दें।
इक्विटी, नॉन करंट, करंट, डबल, टोटल 103। इस तरह के सवाल वैसे अब ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो टाइम नहीं लेते फिर। इसमें मेरे ख्याल से एक बैंक ओवरड्राफ्ट वाली एडजस्टमेंट सोचने वाली थी। बाकी शेयर कैपिटल का नोट आसान था। रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम की गलती हो सकती थी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्या हुआ यार, रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग करके दिखा देना था आपने, बाकी रिटेन अर्निंग में डाल देना था, कोई मसला नहीं। क्या होना था। और ये तो बड़ा आसान था, अनपेड डिविडेंड वाला। करंट पोर्शन भी अल्लाह का शुक्र है आपने शो कर देना था। डिसबर्समेंट भी डायरेक्टर वाली शो मेरे ख्याल से याद रहनी थी, तो यू कैन इजीली ऑब्टेन हो सकते थे। अच्छा, अब जो हजरात लेट आए हैं, हम इस डेटे को सामने रखने लगे हैं और ये गौहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। बस जो लोग लेट आए हैं कोई मसला नहीं, वो सिर्फ इतनी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी आंखों के सामने रखें। गौहर लिमिटेड एसेट्स बताएं कितने हैं, गौहर लिमिटेड लायबिलिटीज बताएं। ये इक्विटी है, ये लायबिलिटी है, और ये या इन दोनों को जमा करके बता दें या इसमें से ये माइनस करके, मैं नहीं पूछ रहा अभी आपसे, बस ये लायबिलिटीज हैं। ये गौहर लिमिटेड के एसेट्स हैं और ये गौहर लिमिटेड की, ये वो फिगर्स हैं जो हमारे रिकॉन्सिलिएशन में आखिरी कॉलम में आज हम डालेंगे, रिकॉन्सिलिएशन के आखिरी कॉलम में डालेंगे। इन फिगर से फिगर मैच करानी होती है ना, तो हमारे सवाल में गौहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई थी, इस सवाल में गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो अब वो जो फाइनल फिगर्स मैच होनी है वो भी हमें पता है। डन। अब मैं नोट मिटा रहा हूं क्योंकि इस नोट का तो हमें कुछ नहीं करना। पिक्चर लेनी है तो इस लेवल पे भी ले सकते हो। गौहर आईएफआरएस 8 वाला सवाल है, तो 3 दिन उस सवाल को करते रहे थे। नहीं तो बैलेंस शीट भी मिटा देनी है। इधर से जाएं आप, बैठे अच्छे बच्चे। Oh, catch it, man, catch it, you're supposed to that. That's out. Working one. बोले भाईजान, वर्किंग वन। बेसिक डाटा। बोले एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स। ना लायबिलिटीज नहीं आती, नॉट एट ऑल। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स। पुत्र बड़ा तेज है। उत्ते तो दसिया सी कि हम पॉलिएस्टर और पेंट में डील कर रहे हैं, थल्ले आके डिस्क्लोजर जो है वो तुम बनवा रहे हो हमसे रीजन वाइज। मर्जी है तुम्हारी। एंटिटी वाइड कहां से आ गए, रीजन वाइज डिस्क्लोजर बना रहे हो। एंटिटी वाइड का तो डाटा ही नहीं दिया हुआ। SLS2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। वो जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे CODM मांगता होगा। वैसे प्रोडक्ट वाइज तो 2 चीजें थी, पोली और सोडा ऐश। चलें जी, बड़े फ्रेश माइंड के साथ जो लेट आए हैं हजरत वो मुतवज्जे हों। SLS2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। इंफॉर्मेशन फॉर दोज आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट्स इज एज फॉलोज। दोनों की सेल दी हुई है, दोनों के कॉस्ट ऑफ, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों के खर्चे दिए हुए हैं। जी जाए पॉज कर। दोनों के खर्चे दिए हुए हैं और दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। डन।
दोनों की सेल, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों के खर्चे, दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। डन 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 डन। एसेट्स, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ 340 एंड 74 कैन नॉट बी एलोकेटेड टू दीज। ये सारे हेड ऑफिस के हैं। ये तीनों आइटम्स को फेंक दें, ये रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगे। ये वो एक बनता होता था रिकॉन्सिलिएशन, ये रिकॉन्सिलिएशन में जो एडजस्टमेंट्स आती थी, हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की इनकम, हेड ऑफिस के खर्चे, ये सेगमेंट्स के हैं। ये इनको जरा बता दें। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वर इन द रेशियो ऑफ, एसेट्स और लायबिलिटीज नॉर्थ और साउथ की 4:3 की रेशियो में है। कितने एसेट्स लायबिलिटीज नॉर्थ और साउथ की? ये हैं एसेट्स सेफ गार्ड के, ये हैं एसेट्स, एक मिनट सबक, ये हैं एसेट्स सेफ गार्ड के। इसमें से हम माइनस करेंगे एसेट्स हेड ऑफिस के। नहीं, एक मिनट, मुझे सेगमेंट के एसेट्स चाहिए ना। मुझे इधर किसके एसेट्स चाहिए? साउथ के, नॉर्थ के। मुझे वर्किंग वन में हेड ऑफिस के एसेट्स नहीं चाहिए। ये किसके एसेट्स हैं? सेफ गार्ड के। ये किसके एसेट्स हैं? सेफ गार्ड के। सारे एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो सेगमेंट के नहीं हैं, तो वो किसके हैं? थोड़ी सी अकल लगाएं। वो सारे एसेट्स हो गए 10 कुछ जो थे। इसमें से जब ये 300 माइनस कर देंगे तो बाकी एसेट किसके बच जाएंगे? वो जो बचेंगे उनको हम जरब दे देंगे 4/7 और 3/7। ये भी कुछ को बताना पड़ता है, 4/7 और 3/7। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, वैसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जहन में लाओ यार, हेड ऑफिस, नॉर्थ, साउथ। मेरा क्वेश्चन, ये एसेट्स किसके हैं? 10395। एसेट्स ऑफ 300 कैन नॉट बी एलोकेटेड टू, -395 -300, वो बन जाएंगे नॉर्थ और साउथ के एसेट्स। सुभान अल्लाह। डन। अच्छा आगे, लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वर इन द रेशियो ऑफ 4:3। जमा करें 1190 प्लस 2155, 1190 प्लस 2155, 3345। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, इसमें हेड ऑफिस की लायबिलिटीज कितनी है? हेड ऑफिस की लायबिलिटीज 0। तो फिर लायबिलिटीज इन दोनों की आ जाएंगी, लेकिन वो वर्किंग वन में नहीं चाहिए मुझे। लायबिलिटीज मुझे नोट 1 में चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन में तो चाहिए, उससे पहले भी एक नोट बनता है सेगमेंट एनालिसिस वाला, उसमें चाहिए। नॉर्थ सेल इंक्लूड 50 मिलियन टू साउथ एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये आपस का प्रॉफिट है, ये नोट में जाएगा। फिलहाल नॉर्थ ने कितनी सेल की साउथ को? 50। आप जाने तो पॉज करो। अच्छा भाई, आप कारी साहब बुला रहे हैं। सेल 1950 और 1300। चुप चुप चुप,
पाई चौप 1950 और 1300। सबर 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 सबर। नॉर्थ सेल इंक्लूड, इसीलिए मैंने इसे टोटल एज्यूम किया। सर आपको कैसे इल्हाम हुआ ये टोटल है? 0.11 इल्हाम कराया। नॉर्थ सेल इंक्लूड, इसका मतलब ये टोटल है, तो इसमें आपस की कितनी? 50। 50 नहीं 50। प्रॉफिट्स एसेट्स, ये जरा टेक्निकल है। 10 माइनस, भाईजान ये सबके एसेट्स हैं, इसमें से इसके निकाल दो हेड ऑफिस के। 100 इन द रेशियो ऑफ 4:3। जी 43 बेसिक डाटा बन गया। अब आखिरी कॉलम डालें। वन 1009.5। चलिए ठीक है, नमाज पढ़ के आ जाए, फिर सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं। इट्स अप टू यू के घर जाके आपने बनाना है या इधर बनाना है, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली एक लिमिट होती है ना एक चीज़ की। तो जी बताएं, जाएं जी, अल्लाह हाफिज़। क्या? अच्छा जी, इस सवाल के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि वी आर सपोज टू रिवाइज IFRS 8 फर्स्ट। maybe 5 to 7 minutes will help us in understanding this question in a better way. I hope you understand this, that it will be better कि हम ज़रा IFRS 8 रिवाइज कर लें। अच्छा अच्छा, अब ना मैं ये तो वॉल्यूम 1 है ना यार, पेज तो नहीं निकाल सकते है, पेज 526। तो चीता बंदे हर चीज़ तेरे से ऑन हैंड्स होती है, हम ही बस पा रहे हैं। अच्छा किधर है फाइनल अकाउंट्स? नहीं, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स जी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा ना मैं आपको डाटा दिखाने लगा हूँ कि सवाल में डाटा किस तरह दिया होता था। भैया अटेंटिव हो जाएंगे। ये होती थी सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, सेगमेंट्स के सिर्फ। आज का सवाल सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फील लाइक दिस। ये सिर्फ सेगमेंट का डाटा होता था, आज उसने पुठा करके दे दिया। केमिकल सोडा की जो वो उसने उधर लिख दिए। सेल 1790 216, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, और 1950 1300। ग्रॉस प्रॉफिट 1101 117, 310 460। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6357, 175 390। प्रॉफिट इस सवाल में हमें निकालना पड़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट निकाला था। इसने प्रॉफिट हमें That information only relates to segments, ये बिजनेस की ओवरऑल नहीं है। अब हमने क्या किया था, ये जो सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी सारी, इसमें हेड ऑफिस की चीजें नहीं पड़ी होती। तो एक लाइन दी हुई थी नीचे,
सेल में आपस की सेल पड़ी है, इस लाइन से पता चला था वो टोटल सेल है। सेल में आपस की सेल पड़ी है, इसका मतलब है पता चला ये टोटल सेल है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ 75 which have not been allocated to any segment. Expenses of 74 cannot be allocated to any segment. क्या रह गया पीछे? वही सवाल है सारा। अब वाजे इसमें बता रहा था कि ये हेड ऑफिस के हैं, इधर इसने ये नहीं बताया कि हेड ऑफिस के हैं। भाई ये इसने थोड़ा सा किया, इधर ये नहीं बताया कि ये हेड ऑफिस के हैं। बट ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट एलोकेटेड टू सेगमेंट देन इट इज ऑफ। तो प्योर डिटो कॉपी सवाल है उसके वाला। इसी के साथ एसेट्स ऑफ 150 हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। अब एसेट्स के बारे में उसने बताया एसेट्स ऑफ 300 हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। इसका मतलब ये एसेट्स किसके हैं फिर? 300 वाले हेड ऑफिस के एसेट्स हैं। तो इस तरह इंफॉर्मेशन दी हुई थी। लेकिन जब मैंने वर्किंग 1 की थी क्लास में तो मैंने इस डेटे को पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि मुझे वर्किंग 1 का फॉर्मेट आता है। वर्किंग 1 का फॉर्मेट है सेल, दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट एसेट्स। तो वर्किंग 1 करते हुए मैंने हेड ऑफिस की चीजें क्यों इग्नोर की थी? वो रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आनी है रिकंसिलिएशन में। अब जाके देखते हैं हम, ये आपस के प्रॉफिट्स मैंने इग्नोर किए थे वर्किंग 1 करते हुए, आज भी मैं इग्नोर करूंगा आपस का प्रॉफिट। किसी को कोई मसला हो अभी पूछे, ये सर ये 5 रुपए दिए हैं, इस 5 रुपए का क्या करना है वर्किंग 1 में? भाई कुछ भी नहीं करना, इधर भी तो आपस के प्रॉफिट्स इग्नोर किए थे। भाई आपस के प्रॉफिट कैंसिल करने होते हैं, लेकिन वो रिकंसिलिएशन में लाके कैंसिल करने होते हैं। तो बोथ क्वेश्चंस आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। बस एसेट्स और लायबिलिटीज इसने नहीं दी हुई थी सेगमेंट्स की, ये सवाल में मसला था। इधर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन थी और इधर एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं दी हुई थी, तो एसेट्स और लायबिलिटीज का थोड़ा पढ़ा था। उसके बाद हमने किया क्या था इस सवाल में? इस सारे डेटे की बुनियाद पर सेगमेंट एनालिसिस बनाया था और इस डेटे की बुनियाद पर रिकॉन्सिलिएशन बनाई थी, क्योंकि ये आपस के प्रॉफिट हैं और हेड ऑफिस के एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस हैं। अब आप देखें इस डेटे से मैं सेगमेंट एनालिसिस बनाऊंगा। ये सारा सेगमेंट एनालिसिस, इसमें सेल, एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इसमें सारी चीजें आ गई। स्टिल इसमें हेड ऑफिस का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि ये सेगमेंट एनालिसिस है, सिर्फ सेगमेंट। वो जो आप सवाल के अंदर नीचे चीजें पड़ी हुई थी 75, 150 और 27, यहां कहीं आके उनको लिफ्ट कराई थी हेड ऑफिस के एसेट्स को। सो आई होप दिस शुड हैव बीन डन ऑलरेडी, तो इतने फिर आप लोगों को मसले ना आते। जो काफ़ी देर से हम सर लड़ाने की कोशिश करें ना, सवाल से जंग लड़ रहे हैं, वो जंग हमें ना लड़नी पड़ती अगर ये पहले हमने सवाल रिवाइज करा लिया होता। नाउ दैट डेटा इज देयर, आई नीड एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेल फ्रॉम हेयर। मेरे जहन में सिर्फ वर्किंग 1 है, मैं लिमिटेड सोच है मेरे जहन में, सिर्फ वर्किंग 1 है। तो 1950 और 1300 जब मैं उठाने लगा तो इसमें 50 का मसला था, तो मैंने फिर 1950, 1950 और 1300 उठा लिया। फिर मुझे चाहिए थे सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स, वो मैंने यहां उठा लिए। फिर मुझे चाहिए थे सेगमेंट के एसेट्स। अब एसेट्स मुझे गिवन थे सेफगार्ड के एसेट्स में से मैंने हेड ऑफिस के एसेट इसलिए माइनस नहीं किए कि मैं रिकॉन्सिलिएशन बना रहा हूं, मैंने इसलिए माइनस किए कि मुझे मिसिंग इंफॉर्मेशन है सवाल में। तो सेफगार्ड के एसेट्स में से जब मैंने हेड ऑफिस के एसेट्स निकाल दिए तो बाकी एसेट्स किसके बच गए? नॉर्थ और साउथ के। एसएल हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट, 2 रिपोर्टेबल नहीं, हैज ओनली 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, बस ये दोनों है। तो इसमें से ये मैंने माइनस किया, ये मिसिंग डाटा की वजह से करना पड़ा है, और कोई मकसद नहीं था। तो ये डाटा मैंने निकाल लिया। अब 10% और 75% टेस्ट साउथ लगाने की जरूरत नहीं है,
मेरा ये मशवरा है कि 10% और 75% टेस्ट ना लगाएं, इतनी डिटेल में आप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल दे दूं आपको, इस पर हम लगाते थे ब्लू स्टार ब्लू स्टार ब्लू स्टार, और फिर 75% टेस्ट लगाने के लिए इस पे हम लगाते थे रेड स्टार। मेरे ख्याल से आप किसी एक चीज़ को पकड़ लें, एसेट्स को पकड़ लें, तो इसका 10% आ रहा है 1009, तो 1009 से ये दोनों ज़्यादा है। तो चाहे एसेट्स की बेस पे चलें, इसका 10% है 20%, ये 20 से दोनों ज़्यादा हैं, 325 से दोनों ज़्यादा हैं, तो दोनों सेगमेंट ही क्या हैं, रिपोर्टेबल। अब 10% टेस्ट उस लगाने की ज़रूरत नहीं, बस दोनों सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, ज़बानी देख लिया, अब बाकी सवाल भी तो पूरा करना है। तो दोनों सेगमेंट क्या बन गए, रिपोर्टेबल। अब ये वाला काम शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट, साउथ नॉर्थ टोटल, देयर इज नो नॉन रिपोर्टेबल। ये वाला फॉर्मेट आप बना लेते हैं। नोट नंबर 4.1, नोट नंबर 4, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिजल्ट्स। कोई नहीं, अगले को 4.1 कर देंगे। खैर जी, ये वाला हमने यहां बनाया था व्हाइट बोर्ड पर, यहां 3-4 दिन तक बनाया था, याद होगा। ये वाला यहां बनाया था, और ये रिकॉन्सिलेशन बहुत खुली सी यहां पे बनाई थी। एक्सटर्नल इंटरनल टोटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज। एक्सटर्नल इंटरनल टोटल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। एक्सटर्नल नॉर्थ साउथ टोटल, एक्सपेंसेस ये फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूं। सिर्फ सेगमेंट के उठाने हैं, हेड ऑफिस के नहीं उठाने। हेस्ट मेक्स वेस्ट, सिर्फ इनके उठाने, हेड ऑफिस के नहीं उठाने। उस सवाल में भी नहीं हेड ऑफिस के उठाए थे, जो भी गोहर वाला मैंने आपको दिखाया है, वो नीचे रिकॉन्सिलेशन में डालेंगे। सिर्फ सेगमेंट्स के उठाने हैं। 175 सेगमेंट्स के हैं सिर्फ, और किसकी? प्रॉफिट्स, ये रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हैं। एसेट्स 57694326 जी। लाइबिलिटीज वर्किंग वन में नहीं निकाली, इधर मेहनत करके निकालनी पड़ेंगी। लाइबिलिटीज यहां अवेलेबल नहीं है। 1190 प्लस, ये एक रफ वर्किंग टाइप चीज है जो मुझे लाइबिलिटीज दे देगी। 1190 प्लस 2155, ये मुझे लाइबिलिटीज दे देगी, लेकिन मुझे इसको फिर फेंकना पड़ेगा नॉर्थ और साउथ में। 33 इन द रेशियो ऑफ 19 3345। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी चीजें आती हैं इधर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी अब तो पढ़ लिया हुआ है हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और ये सारी चीजें भी इधर आती हैं।
अच्छा, और नॉन करंट एसेट्स में एडिशंस भी आती हैं, नोट 4.12 कर लें जो कोई मसला नहीं। री अब हेड ऑफिस की चीजें जरूर आएंगी, तो कभी ना दोनों सवाल कंपेयर करके कीजिएगा, फिर ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, मैं इधर क्यों आ गया हूं, मैं तो फॉर्मेट में जाना था। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं, अदर रिपोर्टेबल नहीं है, ऐसे ही बोंगी मार रहे हो, टाइम आया। एलिमिनेशन, अदर एडजस्टमेंट्स और एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, रेवेन्यू सिर्फ एक्सटर्नल आता है, रेवेन्यू सिर्फ एक्सटर्नल आता है इधर, लेकिन उसका एक तरीका मैंने बताया था लाने का। मैंने कहा था, एक आपको लाइन से याद होगी, इन दोनों को उठा के ये 50 माइनस कर दो तो 3200 आ जाएगा। इस तरह का एरो से शायद आपको याद हो, इन दोनों को उठा के 50 माइनस कर दो, टोटल उठाकर, सॉरी 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 सॉरी, वो तो टोटल हुए में अल्लाह का शुक्र है उधर ही, टोटल उठाकर। लेकिन हम क्लास में इस तरह नहीं करते थे, हम क्लास में दोनों को जमा करते थे। 1950 वो तो आज नॉन रिपोर्टेबल है ही नहीं ना। 3250 माइनस 50, ये 3200 कहीं से मैच ना कराएं, क्योंकि आपने सिर्फ बैलेंस शीट बनाई हुई है, P&L आपने बनाया नहीं हुआ इसका। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपोर्टेबल के, नॉन रिपोर्टेबल के और हेड ऑफिस के खर्चे, टोटल खर्चे। एक्सपेंसेस जी 175 प्लस, ये किसके खर्चे हो गए, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के। अब किसके खर्चे चाहिए, हेड ऑफिस के, कितने, 74, 639। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स 135 प्लस 70, 205। हेड ऑफिस के खर्चे माइनस होंगे, उस दिन भी बताया था अदर इनकम ऐड होगी, आज आ भी गई। हेड ऑफिस के खर्चे माइनस होंगे और अदर इनकम उसकी ऐड होगी। 74 सवाल में अवेलेबल है। हेड ऑफिस के खर्चे, खर्चे खर्चों को बढ़ाएंगे और इनकम ऐड होगी, खर्चे माइनस होंगे जी। इनकम, खर्चे 34 से प्रॉफिट कम होंगे जी। आपस का प्रॉफिट 5, ये फिगर भी टैली नहीं हो सकती क्योंकि यहां प्रॉफिट्स नहीं दिए हुए। थोड़ा सा ना ऐसे बना देती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिकॉन्सिलेशन इन्हीं चीजों की होती है बस। एसेट्स, रिपोर्टेबल के एसेट्स, नॉन रिपोर्टेबल के एसेट्स और हेड ऑफिस के एसेट्स। रिपोर्टेबल के एसेट्स, यार अब मैं वो टोटल नहीं कर रहा, सॉरी, बस उठा रहा हूं इधर से ही। 10095। हेड ऑफिस के एसेट्स 300।
ये टैली करेंगे यहां से वन, अब चलिए आप यहां से थे 10395 और लाइबिलिटीज डबल, इस इन दोनों की जमा करनी होती है, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूं जरा। हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज नहीं है, होना आराम है। ये एग्जामिनर से पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों से नहीं कह रहा, मेरी उससे बात चल रही है। So the problem you faced was due to non-revision of IFRS 8. There was no other issue. I hope कुछ भी होता तो आपने सर पर मार के कुछ ना कुछ तो बना ही आना था, डिस्क्लोजर किसी ना हद तक बनाना था। हेड ऑफिस के खर्चे कहीं डालाने थे, नॉर्थ की सेल, साउथ की सेल, कोई इक्का दुक्का ठीक है गलती हो जानी थी। मुझे जो सबसे बड़ी गलती का डर था वो ये था कि आप लोगों ने टोटल एसेट्स पकड़ के 4:3 कर देने थे। ये -300 करना मेजॉरिटी लोगों ने भूल जाना था। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिस पे आप कहें कि हम आधा डिस्क्लोजर भी नहीं बना सकते थे। कम से कम ये चीज़ें तो आपने बना के आनी थी। फिर एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर भाई, प्रोडक्ट वाइज सेल अवेलेबल नहीं है, एक ये डिस्क्लोजर होता है। दूसरा डिस्क्लोजर होता है मेजर रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरा डिस्क्लोजर होता है पाकिस्तान की और बाहर की सेल, वो डिस्क्लोजर नहीं है। और पाकिस्तान की और बाहर के नॉन करंट एसेट्स, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसमें किसी का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अब हम करेंगे जी सवाल। कैमरा उधर ही रखो। कल MFE क्लास है, तो मैं इंशाल्लाह 11:30 बजे इधर आ जाऊँगा कल कॉलेज में। वरना आपको मैं बता दूंगा जूम पे करनी है, इधर ही आ जाऊँगा, इधर ही आ जाऊँगा। लाइब्रेरी में तो आना ही है आप लोगों ने, तो वही 11:30 हमारा जो पेड टाइम है। सर आसिफ ने कोई टाइम बताया क्या? 2 बजे है ना? हाँ, तो हम इंशाल्लाह 11:30 कर लेंगे। कुछ पिछली चीज़ें देख लेंगे। ऑब्वियसली IFRS 15 तो शायद ना कर सकें। 10 मुहर्रम को तो नहीं, सिर्फ 9 मुहर्रम को। ठीक है, फिज़िकली आ जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा फिज़िकली आ जाऊँ 11:30। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कुछ ना कुछ कर लेंगे कल आके।